जय श्री राम। तो आज हम केमिस्ट्री का सेट 3 कर रहे हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका कै पार्ट तो कटा ही हुआ है। कै पार्ट है कि 180 ग्राम जल में मोलों की कितनी संख्या होगी। तो देखो, मोलों की संख्या निकालने के लिए हम जो भी हमें भार दिया है जल का, उसको उसके अणुभार से भाग करेंगे। ठीक है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो जल H2O, जल का अणुभार होता है 18, और 18 से अगर हम 180 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 10। तो इसमें जो है मोलों की संख्या क्या होगी, 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रिया है, इनमें से मैं बताना है शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए, जो अभिक्रिया की कोटि है उसको हम किसी भी अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण देख के नहीं बता सकते, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको ये वाली रिएक्शन को रट लीजिए, ये जो H2 + Cl2 से 2HCl, ये रिएक्शन जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। तो फॉर्मेलिन जो है फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन क्या होता है, फॉर्मेलिन। अगला है एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो कोई 4 अभिकर्मक है। तो जो पहला ये है HCl या ZnCl2, ये तो एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने में काम आता है। ये K2Cr2O7H2SO4 ऑक्सीकरण करवाता है। और ये जो है Br2/KOH, तो ये इसमें एमाइड से एमीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी हम रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन है मेरी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें एमाइड है RCONH2। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 से +4KOH। ओके, और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो एमीन होगा RNH2 प्लस एक K2CO3 बन जाएगा +2KBr और प्लस जो है जल बन जाएंगे 2। ओके, तो एमाइड से क्या बन रही है, एमाइड से एमीन बन रही है। तो क्या विकर्मक यूज हुआ, Br2 और KOH। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया। अगला है ग्लूकोज या एल्डिहाइड जो है वो टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है। जब वो टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करते हैं तो जो है एल्डिहाइड CHO समूह का ऑक्सीडेशन हो जाता है COOH समूह में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो है नीचे जो है Ag का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। ठीक है, Ag बैठ जाता है नीचे टोलेन अभिकर्मक से निकल के, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें एल्डिहाइड है। ठीक है, तो Ag बनाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 का कै तो है नहीं, कट रहा है, कि भारानुसार 30% ग्लिसरोल C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरोल के मूल अंश की गणना कीजिए। ओके, तो ग्लिसरोल का 30% जलीय विलयन है भारानुसार। ठीक है, यानी अगर 100 ग्राम विलयन है उसमें से जो होगा 30 ग्राम मेरा ग्लिसरोल होगा। ओके, और जो है 70 ग्राम जल होगा। अच्छा, ग्लिसरोल का फॉर्मूला पता है आप लोग क्या होता है, CH2OH और CHOH और CH2OH। देखो क्या हो जाएगा, कार्बन C3, H कितने हो जाएंगे, 3 3 6 2 8 और O3। अगर इसका मैं अणुभार निकाल लूँ, अणुभार, तो अणुभार कार्बन का कितना होता है, 12 12 3 36 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 8 हाइड्रोजन है 8 और 16 3 48। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 36 और 4 40 और 2 प्लस 50 92 हो जाएगा। ओके, 4 तो इसने इसे दे दिए, 2 50 और 2 बच गए, 92 हो जाएगा इसका अणुभार। ठीक है, तो इसके मूल भार कितना है, इसका 30 ग्राम है और अणुभार कितना है, 92। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, N1 बोल देते हैं, इसके मोल हो जाएंगे N1 बराबर मोल की संख्या भी हमने क्वेश्चन किया था जल वाला, भार बटे अणुभार, तो 30 बटे
बाण में। ओके, दूसरी ओर जल जो है इसका भार कितना है 70 ग्राम है, और अणुभार कितना आएगा इसका 2 + 16 यानी 18 है नहीं, अभी करा था जल का क्वेश्चन। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, इसके मोल N2 ये हो जाएंगे 70/18। ठीक है, तो N1 की वैल्यू होगी मेरी 30/92 और N2 की वैल्यू होगी 70/18, और मेरे को निकालना है मोल अंश ग्लिसरॉल का यानी X1 निकालना है। ठीक है, इसके मोल अंश का फॉर्मूला क्या होगा N1/N1 + N2, यानी ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालना है तो ग्लिसरॉल के मोल बटे कुल मोल। ओके, तो 30/92 बटे 30/92 + 70/18। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई से करने के लिए इसको 92 को हम 90 मान लेंगे। ठीक है, तो 30/90 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा करीब। ठीक है, 1/3 और प्लस यहाँ इसको 70 को 72 मान लेते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा 18 चौके 72 हो जाता है 4। ठीक है, थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ करेगा बट चल जाता है इतना। ठीक है, तो 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 × 12 और 1 13, 1 + 12। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो आंसर हो जाएगा करीब 1/13। ठीक है, यानी कि 13 से 100 को डिवाइड करो, 13 × 7 = 91, कितना बचा 9 पॉइंट लगा 0 और 6 चलेगा, लगभग 7 ही कर देते हैं, 13 × 7 = 91 ना, तो 0.077 करीब ये आ जाएगा इसका मोल अंश। ठीक है, ये दोबारा से समझते हैं, एक सेकंड जल्दी से। पहले हमें जो है ग्लिसरॉल का भार निकालना था, ये 30 ग्राम ये 70 ग्राम, फिर इसका अणुभार निकाल लिया 92, इसके मोल निकाल लिए भार को अणुभार से भाग करके, ऐसे ही जल के मोल निकाल लिए उसके भार को अणुभार से भाग करके। ठीक है, और फिर मोल अंश का फॉर्मूला जिसका भी मोल अंश निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल। ठीक है, वो सब रखा वैल्यू और ये आंसर निकाल लिया। तो एक चीज़ नोटिस करिए, जो एक्चुअल आंसर है उसके बहुत ही करीब आंसर आया है हमारा भी, है नहीं, उसके बहुत ही करीब आया, जबकि हमने थोड़ा सा क्या करा था करीब में ली थी चीज़ें। तो हम ऐसा कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है और निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अभिक्रिया है Zn + Cu2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव + Cu। यहाँ पे हमें इस इक्वेशन से सिंपल दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn2 पॉजिटिव बन रहा है और कॉपर वे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितने का है 2 इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो मानक गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ΔG0 = माइनस के NF E0 सेल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, N कितना है मेरे पास, N है 2। F क्या होता है, F होता है एक फैराडे में करीब 96,500 कूलम आवेश होता है। एक्चुअली ये 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, यानी 6.022 × 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश, यानी 1 × 1.6 × 10⁻−19 वो करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। इंटू E0 सेल कितना है, E0 सेल है 1.1 वोल्ट, तो ΔG आ जाएगा 2 × 96,500 इंटू 1.1 इतना जूल, ये आंसर आ जाएगा। कूलम गुणा वोल्ट क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई तो यार कर ही लोगे ना तुम लोग। एक तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2 × 9650 और इंटू 11 कर लेंगे, इसको एक जीरो इधर से इसके पास भेज दी। अब जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 10 कैरी 1 6 2 12 1 13 9 18 1 19 और गुणा 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 19300 और 19300 को जोड़ देंगे तो 0039
9 3 12 10 11 कैरी 1 1 1 2, ये आ जाएगा 2 1 2 3 0 0 इतने जूल। ठीक है, इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो मैं इसको किलो जूल में लिख सकता हूँ। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 212.3 किलो जूल। ठीक है, क्योंकि 1 जूल में 1/1000 किलो जूल होंगे, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है ना। यूट्यूब पे देखते हो ना 1K व्यूज मतलब 1000 व्यूज, तो के मतलब किलो का मतलब 1000 होता है हमेशा। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा डेल्टा जी का, मानक गिब्स ऊर्जा। ये फॉर्मूला याद रखना है जिन लोगों को ये याद नहीं था। ओके, तो क्वेश्चन हल हुआ। अब जो है ये लगातार 3 क्वेश्चन जो है कटे हुए सिलेबस से। अगला क्वेश्चन है कि उपसंयोजन संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए। उपसंयोजन संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उपसंयोजन संख्या क्या होती है? कोई भी जो मेरा धातु आयन है, ठीक है, वो अपने साथ, कोई भी मेटल आयन है, ओके, वो अपने साथ कितने लिगेंड्स लगवा पा सकता है, एक दंतुक लिगेंड उसमें कितने लग सकते हैं, वो होते हैं उसकी उपसंयोजन संख्या। जैसे अगर हम एग्जांपल ले K4FeCN6, तो उसमें जो है Fe के साथ 6 CN लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी उपसंयोजन संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, दूसरी ओर अगर NiCN4 2 निगेटिव, इसका एग्जांपल ले तो इसके पास 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, एक दंतुक। ठीक है, तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, हम एक दंतुक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार जो लिगेंड्स होते हैं वो बहुदंतुक होते हैं। यानी जैसे अगर इसी के साथ CN को रिप्लेस करके अगर ये होते हम K4Fe और EDTA, ठीक है, तो ये अकेला 6 लिगेंड्स जो है इनके बराबर ये 6 दंतुक लिगेंड है। ठीक है, EDTA, तो ये 6 साइड से खुद ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब भी इसकी ऑक्सीकरण उपसंयोजन संख्या तो 6 ही रहेगी, अब लिगेंड एक ही जुड़ा है। ठीक है, तो ऐसे कहने के लिए कि उतने लिगेंड्स होंगे तो हम उनको एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो जितने एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए उतनी उसकी उपसंयोजन संख्या है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA। ओके, और ये 6 ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगली रिएक्शन, अगला जो क्वेश्चन है, रिएक्शन का ही है कि ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिलैमीन और ब्रोमीन जल के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, देखिए एक चीज देखिए, अगर देखो ये होता है मेरा NH3, ये होता है अमोनिया। ओके, और अगर इसके एक हाइड्रोजन को कोई भी ग्रुप रिप्लेस कर दे, NH2G, कोई भी एक हाइड्रोजन को कोई G रिप्लेस कर दे, इसको हम बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव। तो अगर कोई भी एल्डिहाइड है मेरे पास, कहीं भी मेरे पास CHO समूह है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास CHO समूह है और उसकी रिएक्शन जो है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हो रही है किसी भी, तो क्या होता है? यहाँ से ये H2 और O, H2O बार, ठीक है, और RCH डबल बॉन्ड NH और G, NH तो रहेगा नहीं, H2 तो गया, डबल बॉन्ड N और G। ठीक है, ये बन जाता है कंपाउंड। तो हाइड्रोक्सिलैमीन क्या होती है? हाइड्रोक्सिलैमीन होती है NH2OH। ठीक है, और ग्लूकोज को थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं CHO और CHOH, ये 4 बार, और CH2OH, ये हो गया मेरा ग्लूकोज। ओके, तो अगर इसकी रिएक्शन जो है हाइड्रोक्सिलैमीन से होगी NH2OH, तो क्या बनेगा? ये CHO समूह है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो CH और डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, और नीचे CHOH की 4 और CH2OH, ये बन जाएगा। ठीक है, ऑक्साइम बोलते हैं इनको, और जल जो है वो बाहर हो जाएगा। ये ऐसे रिएक्शन होंगे। ओके, हाइड्रोक्सिलैमीन है ये NH2OH, ये ग्लूकोज है, इनकी रिएक्शन होकर ये ऑक्साइम बन जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। तो ब्रोमीन जल क्या होता है? ब्रोमीन
जल एक ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण करवाता है, ठीक है। इसका एक मैकेनिज्म है पूरा, कैसे वो जो है ला करके इसके पास ऑक्सीजन पटकता है, ठीक है। और ये जो ब्रोमीन जल होता है वो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड का तो जो है ऑक्सीकरण करवा पाता है, बट कीटोन्स का नहीं कर पाता, ठीक है। तो ब्रोमीन जल क्या करेगा, Br2 वाटर भी लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण करवाएगा CHO समूह का COOH समूह में, ठीक है। ये ग्लूकोज है और इसका ऑक्सीकरण करवा देगा COOH ग्रुप में, CHOH4 और CH2OH, ठीक है। आई थिंक इसका जो नाम है वो ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक अम्ल। तो ये रिएक्शन होगी ब्रोमीन जल के साथ, इसका ऑक्सीकरण करवा के ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। ऑलराइट, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण तथा रासायनिक सेलों में एक अनुप्रयोग लिखिए। ओके, तो निम्नलिखित समीकरण क्या होती है, किसी भी जो सेल का EMF होगा वो किसी भी कंडीशन में, जिसको हम बोल देंगे ई सेल, वो होगा E0 सेल मानक परिस्थितियों में उसका जो विद्युत वाहक बल होगा माइनस के RT। RT क्या है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर अपॉन N जब भी ऐसा क्वेश्चन आया था उसमें जो इलेक्ट्रॉन कितने लेन देन हो रहे हैं वो था N, और F फैराडे वही, और Ln, ठीक है। Ln मतलब नेचुरल लॉग यानी लॉग बेस ही, और Q है रिएक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। यानी जो भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन था इसमें ये रिएक्शन थी Zn S सॉलिड फॉर्म प्लस Cu2O एक्वस सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन और Cu, तो इसका जो रिएक्शन कोफिशिएंट होगा Q वो होगा Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। या ऐसे समझो ये क्यों होता है कि उत्पाद की जो सांद्रता है अपॉन जो अभिकारक की सांद्रता है, बट जो सॉलिड फॉर्म है उनकी जो है बाई कन्वेंशन हम 1 ले लेते हैं, तो बस हम आयंस की कंसंट्रेशन लिखते हैं, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन इधर Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ओके, ये होता है मेरा रिएक्शन कोफिशिएंट। ये बस एग्जांपल है इसके लिए। ओके, तो ये है मेरी निम्नलिखित इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर मैं T बराबर 298 केल्विन पर लूँ, ठीक है, जो कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं, तो R की वैल्यू जो है वो भी एक कांस्टेंट होती है, R बराबर होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। और इसी चीज़ को R की ये भी वैल्यू होती है जो हम यूज करते हैं 0.0821। अब जो मात्रक हो जाता है ऊपर हो जाता है ATM लीटर अपॉन मोल केल्विन, ठीक है। तो बाकी सब ये फैराडे भी कांस्टेंट, और ये जब इनकी वैल्यू लिखते हैं तो ये ऐसे भी लिखते हैं ई सेल इक्वल टू E0 सेल, वैल्यू आ जाती है यहाँ पर -0.0591 अपॉन N और log Q। तो जिन लोगों पे अभी तक निम्नलिखित इक्वेशन याद नहीं थी वो याद कर लीजिए, इसको भी और इसको भी, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज होती है। और यूज क्या है इसका, यूज है हम इसका यूज करते हैं किसी भी जो सेल है उसका E0 सेल निकालने में गैर मानक परिस्थितियों में, ठीक है। गैर मानक परिस्थितियों में किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, ये होता है इसका यूज। ओके, सो आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे तक करेंगे। तो पढ़ते रहिए, सारे सेट सोल्व कर दीजिए पेपर से पहले तक। बोलिए जय सिया राम।